दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों हम आपके लिए यूपी के प्रमुख खबरों को छाट कर लाए हैं, इसलिए आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 81,84,000 के पार पहुंच चुका है। एक और जहां देश में सक्रिय मामलों में कमी आई है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 1,22,111 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना महामारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसकी राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना महामारी के 5,062 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 3,86,000 के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संक्रमित होने का रेट बढ़कर 11.42% हो गया है। आपको बता दें कि निरंतर चौथे दिन दिल्ली में एक दिन में 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 5,891 मामले शुक्रवार को दर्ज किए गए थे। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव लगातार जारी है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर बदलाव का कोई भी एक तरफा प्रयास भारत को नामंजूर है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध गंभीर तनाव में है और संबंधों में समान स्थिति बहाल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का पूरी समग्रता के साथ निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं द्वारा लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई 18 चुनावी रैलियों को लेकर एक अध्ययन में दावा किया गया है कि इनकी वजह से देश में कोरोना वायरसों के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह अनुमान जताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की रैली में समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है, मगर इस बीच दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के मामले में बड़ी छूट की घोषणा की है। अब बंद जगहों के भीतर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। खुले परिसर में आयोजित होने वाले शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या मैदान के आकार पर तय की जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से दी गई छूट को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगन का सीजन शुरू होने के बाद काफी संख्या में लोगों के यहाँ शादियों का आयोजन होना है। मार्च में कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में लोगों ने शादियों के आयोजन को टाल दिया था और अब उन शादियों का आयोजन इस बार की लगन में किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से पाबंदियों में ढील की घोषणा से लोगों के आयोजन में काफी मदद मिलने की संभावना है। लव जिहाद को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बल्लभगढ़ की महिला हत्या का मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही है ताकि दोषी बच न सके और किसी निर्दोष को सजा ना हो। आपको बता दें कि सीएम खट्टर से पहले इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार की बात की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 1,100 सेवकों को आमंत्रित किया गया है। ये ट्रायल 14 नवंबर से शुरू होकर जनवरी के अंत तक जारी रहेगा। एएमयू के जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक नेतृत्व वाली कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव का मूल्यांकन करना है। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसी बीच एनडीए के प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गढ़ छपरा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा को लेकर कहा, माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। साथ ही छठ तक गरीबों को मुफ्त में राशन देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं और कहा कि राजधानी लखनऊ में कोरोना पर प्रभावी अंकुश की रणनीति बनाई जाए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि त्योहार को देखते हुए सभी को कोरोना वायरस के प्रति निरंतर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा और प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि योगी केवल कानून बना रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। चौधरी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान पर कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल कानून ही तो बना रहे हैं। सुरक्षा बलों को श्रीनगर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। खबर मिली थी कि श्रीनगर के एक घर में आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और सुबह इस ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में आतंकी को मार गिराया गया। कश्मीर के आईजी ने कहा, हमें श्रीनगर के एक घर में मौजूद एक आतंकी के बारे में कल रात जानकारी मिली थी। ऑपरेशन शुरू किया गया और आज मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया। 95% निश्चित है कि वह हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख कमांडर है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। यह हमारे सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि है। आज से यानी कि 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इसे नए सिस्टम के तहत जब सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय आपके घर जाएगा तो उन्हें एक ओटीपी बताना होगा। इसके बाद ही सिलेंडर दिए जाएंगे। आइए इस नए नियम के बारे में जानते हैं। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो गया है। इस नए सिस्टम को डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का नाम दिया गया है। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में रविवार से 30 मोबाइल मेडिकल वैन सेवा की शुरुआत की जा रही है और जल्द ही इस बेड़े में 30 और मोबाइल मेडिकल वैन जोड़े जाएंगे। इस तरह प्रदेश के 14 शहर में 60 मोबाइल मेडिकल वैन सेवा लोगों को लगातार मिलेगी। मोबाइल मेडिकल वैन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में फीडबैक जानने के लिए पोल मशीन लगी होगी। इसमें 3 तरह के बटन होंगे जिसे दबाकर लोग अपनी प्रतिक्रिया से प्रशासन अवगत करा सकेंगे। इन दिनों सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। आम आदमी के लिए सब्जी खाना महंगा साबित होने लगा था। इसी बीच प्याज ने अमीरों का ही पेट भरने की ठानी थी। इसको देखकर केंद्र सरकार ने प्याज व आलू को भारी मात्रा में आयात करने का फैसला कर लिया था। पुणे में रहने वाले लोगों को इन बढ़ी कीमतों से कुछ राहत मिली है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यहाँ प्याज की कीमत 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब घटकर सिर्फ 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। प्याज ने आम आदमी की थाली में अपनी जगह बना ली है। की कीमतों में तो कमी आ गई है, पर आलू के भाव जहां थे वहीं अटके हैं। आलू में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि आलू 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम के पीछे हैं। कीमतों में आई कमी के पीछे का कारण बाजार में मौजूद नया स्टॉक है। एक व्यापारी से बात करने पर पता चला कि ज्यादातर प्याज मिस्र से आते हैं, पर भारत के लोगों को वह कुछ खास नहीं लगता, जिसके कारण प्याज की कमी हो जाती है, जो कि महंगाई की शक्ल में सामने आता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लंबे समय से जारी ब्रेक कायम है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 5 महीने की न्यूनतम स्तर पर है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में स्थिरता बनी हुई है। तेल कंपनियों ने लगातार 30वें दिन भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट्सएप पर एक दिन में कितने मैसेज को भेजा जाता है? इस बात का खुलासा खुद व्हाट्सएप के मालिक मार्क जकरबर्ग ने किया है। कहा गया कि व्हाट्सएप पर हर दिन करीब 1000 करोड़ से अधिक मैसेज भेजे जाते हैं। जकरबर्ग ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के दूसरे एप्स हर दिन 250 करोड़ से अधिक लोग उपयोग करते हैं। इस साल देश भर में मानसून सीजन में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। देश के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश की घटनाएं देखी गई है और देश में कई राज्यों में सर्दी का आगाज हो चुका है। अब बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बेमौसम बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अब भारत के मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 1 और 2 नवंबर को 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में बारिश के अलावा तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कोरोना वायरस का कहर अब भी बना हुआ है, लेकिन भारत आज से अनलॉक 6.0 में कदम रखने जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर बाहरी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ रविवार को भारत में अनलॉक शुरू होगा।
इस हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि इसमें और ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने जारी किए गए 5.0 के दिशा निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। 1 जून से देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान और मेट्रो रेल सेवाओं के गतिविधियों को गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति है।